नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मनचाहा न्यूज़। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। आज हम आपको मिलाने वाले हैं वैसे सक्सेस से जिन्होंने 20 साल से इंडस्ट्रीज़ में हर कुछ अपने नाम किया है और साथ ही इसका क्रेडिट हमेशा अपने फैंस को दिया है। यह सिर्फ 40 करोड़ भोजपुरी को नहीं जानते, बल्कि इंडिया के बाहर भी इन्हें बहुत प्यार मिलता है। जी हाँ, आज हम स्वागत करते हैं अपने हिट मशीन, ट्रेंडिंग मशीन और ना जाने कितने नामों से भैया को बुलाया जाता है। चलिए सर का खुद स्वागत करते, पूछते हैं कि भैया कैसे हैं और क्या कुछ कर रहे हैं। भैया सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कैसे हैं? सबसे पहले मनचाहा न्यूज़ के देखने वाले जितने भी श्रोता हैं, सबको दिल से धन्यवाद। नए साल की ढेर सारी शुभकामना, आने वाली सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामना, होली की ढेर सारी शुभकामना आप सबको, क्योंकि फिर हम इनसे मिल पाएंगे कि नहीं, इसलिए मैंने तीनों बधाई आपको अभी दे दी। जी। सर मेरा सबसे पहला सवाल रहेगा आपसे कि अभी हाल ही में 18 जनवरी, जिसे कहें तो इतिहास में भी जो अंक है वो दर्जित हो गया, क्योंकि सर सबसे बड़ा जो हमला हुआ आपके ऊपर नेपाल में जाने के बाद, और लगातार मीडिया न जाने कितनी अफवाहें भी उड़ाई जा रही है। सर मैं आप ही से पूछना चाहूँगा सर कि आखिर उस दिन हुआ क्या था नेपाल जाने के बाद? देखिए, वो जाने के बाद एक्चुअली मुझे परमिशन तो पहले से मिला था, तभी मैं नेपाल गया था। मैं सुबह 8 बजे के आसपास होटल पहुंचा और वहाँ के ऑर्गेनाइज़र जो थे उन्होंने मुझे परमिशन 2 दिन पहले बताया था। फिर लेकिन परमिशन का लेटर उन लोगों को दोबारा जो मिला, वो चीज़ें उन लोगों ने दोबारा मुझे नहीं दिखाया। और मेरी बाकी की टीम तो चली गई स्टेज पे, मैं होटल पे था। मैं जैसे रेडी होकर निकला तब तक 200 फोर्स हमें चारों तरफ से हमें घेर लिया गया कि आप स्टेज पे नहीं जा सकते। तो मैं तो मजबूर था, करूँ तो क्या करूँ। मैं बोला भाई मेरे बच्चे वहाँ पे हैं, दिक्कत में हैं। तो वहाँ के प्रशासन ने दिलासा मुझे दिलाया कि आपके बच्चों को कुछ नहीं होगा, लेकिन तब तक वहाँ बहुत सारी चीज़ें बिगड़ चुकी थी। मेरी 4 गाड़ियाँ जो बच्चों को लेकर जाती हैं, जी। वो फूंक दी गई थी। जो बजाने वाले लोग हैं उनके ऊपर भी हमला हुआ था। बैंजो, तबला, ढोलक सब कुछ टूट फूट के, सब लूट फूट के सब ख़त्म हो चुका था। तो दृश्य तो बहुत बुरा था भैया। मैंने सोच लीजिए कि मैं 4 दिन से खुद ही डिप्रेस में था कि नींद ही नहीं आ रही थी, घबराहट हो रही थी कि वो दृश्य देखने के बाद किसी को घबराहट होगी। और इंडिया से बाहर अपने देश में हम नहीं थे, अपने देश में होते तो शायद व्यवस्था हमें मिल जाती हर चीज़ की, बट हमें वहाँ। लेकिन एक बात की खुशी थी कि वहाँ पे 1.5 लाख से 2 लाख पब्लिक देखने आई थी, वो भी नेपाल। इंडिया से बाहर मुझे इतना प्यार मिलता है तो उसमें जनता का कोई दोष नहीं कि उन्होंने ठीक है तोड़ फाड़ किया। उनकी खुशी के लिए अगर आपने बुलाया और मन चाहा उनको मनोरंजन आप नहीं देंगे तो कोई भी दुनिया का आदमी भड़क सकता है। तो मन जब खुशी आपके घर में ही, अगर कोई खुशी से अगर कोई आता है और आप उसको वो खुशी नहीं देंगे तो उसको नाराज़गी तो होगी। तो उनका नाराज़गी जायज़ था, उसमें मैं पब्लिक का दोष नहीं बोलूँगा। वो समय था जो हो गया, लेकिन ठीक है, ये ईश्वर करे कि किसी कलाकार के साथ ही दोबारा हादसा ना हो, क्योंकि तकलीफ़ बहुत होती है। और हम इंडिया से बाहर जाके और अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं और वहाँ पे लोग हमें इतना प्यार देते हैं, तो इस बात की खुशी भी है। और नुकसान जहाँ तक है वो तो कहीं ना कहीं जनता का दिया हुआ ही, मेरे पास सब कुछ है और जनता ने ही उसको बर्बाद किया अपने हाथों से। तो ठीक है, उनकी मोहब्बत भी हमें बढ़ाने की है। उनका ये भी दायित्व बनता है कि अगर मैं गलती करूँ तो मुझे डांटे भी, लेकिन वहाँ गलती हमारी थी नहीं, बट वो समय करा देता है, उसमें किसी का दोष नहीं कहा जा सकता। जी। सर 4 गाड़ियाँ जलाई गई और लगातार जो कही जा रही है कि इसकी भरपाई के तौर पे आप ही जो इसका पूरा खर्च उठाएंगे, सर ये क्या है? देखिए, तो हर आदमी का दायित्व बनता है, सब लोग कैपेबल नहीं है खेसारी की तरह। जी बिल्कुल। कि मेरी 10 गाड़ियाँ भी जल जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं पड़ता है। लेकिन जो लोग मेरे साथ काम करते हैं, मेरे पे विश्वास है उनका, अगर मैं उनको गाड़ी नहीं दूँ या मैं उनको हेल्प ना करूँ तो फिर इंसानियत नाम की कोई मतलब ही नहीं बनती है। और मेरे लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है 4 गाड़ियाँ लोगों को देना, और मैं दे ही रहा हूँ। 10 से 15 दिन के अंदर सारे लोगों को गाड़ी मिल जाएगी हैंड टू हैंड। और वो दुःख की बात नहीं है, हमारे अपने हैं और लोगों ने हमें संवारा है और लोगों ने हमें दायित्व दिया है भोजपुरी समाज के लिए कि आप कुछ अच्छा करो। तो इसमें अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, और बिल्कुल हमें देना ही है। और वो ना देने वाली कोई सवाल ही पैदा नहीं होती कि हम उनको ना दें, और देना है। 10 से 15 दिन में सारे लोगों को सबकी गाड़ियाँ, जो भी सामान उनका नुकसान हुआ है, चाहे वो करोड़ों का क्यों ना हो, वो सब कुछ मुझे भरपाई करना है अपने लोगों को, और वो मैं करूँगा। जी। सर ऐसी जो ऑर्गेनाइजर टीम जिनकी इतनी घटिया मानसिकता, एक स्टार को वहाँ पे बुलाना और उसके साथ इस प्रकार की घटना घटना और भी सर ऑर्गेनाइजर से आप क्या कहना चाहेंगे जो
चाहे कोई भी इंडस्ट्रीज़ के कलाकार सर अपने देश से बाहर जाएं, उनके साथ ऐसी घटना कभी ना हो। नहीं, देश से बाहर की बात नहीं, आप इंडिया में भी करिए। तो मैं चाहता हूँ कि आप उस दिन तक का भी परमिशन आप मांगिए, और मैं अब जो भी कार्यक्रम करूँगा उस डेट का परमिशन मांगूंगा जिस डेट में मैं कार्यक्रम करने जा रहा हूँ। और जब तक डीएसपी, एसपी, कोई भी पदाधिकारी जो परमिशन देते हैं, तो जो भी पदाधिकारी हमारे होंगे जो परमिशन देंगे, उनके मौजूदगी में ही मैं अब कार्यक्रम करूंगा। अदरवाइज़ ऐसे में नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें नुकसान सिर्फ खेसारी लाल यादव का ही नहीं, उसमें नुकसान हमारे जनता का भी होता है, उनके दिल को भी ठेस पहुंचता है। सिर्फ खेसारी का नुकसान नहीं है, वहाँ कहीं ना कहीं हमारी जनता भी हरास होती है, वो आती है और वो चीज़ें नहीं देखने को मिलता है तो उसको प्रॉब्लम होती है, उनका समय बर्बाद होता है, उनका ऊर्जा बर्बाद होता है, उनका विश्वास टूटता है। और उस विश्वास टूटने का कारण कोई कलाकार नहीं, वो सिस्टम होता है। बट ठीक है, तो मैं खुद ही सबसे यही कहूँगा कि जो भी हमारे कलाकार बंधु जहीं भी जाए कार्यक्रम करें, तो एक बार परमिशन का, मेरे पास परमिशन होने के बावजूद भी ये सारी चीज़ें हुई, क्योंकि वो कोरोना काल का समय ऐसा चल रहा है कि भाई यहाँ पे तो आपको पॉसिबल है ही नहीं, और वहाँ पे ऑलरेडी उन लोगों को रोक लगी थी, फिर भी उन लोगों ने नहीं माना और हमें उन्होंने आगाज़ नहीं किया और हमें सूचना नहीं दी, और ये सारी चीज़ें हो गई। तो ठीक है, होता है। सर इंडस्ट्री सपोर्ट की बात आपने लाइव आकर करी थी, इसके बाद से निरहुआ जी ने भी एक मीडिया को साक्षात्कार दिया, उसमें कहा कि हमने 2 बजे के लगभग में खेसारी जी को कुशल क्षेम पूछा, कॉल किया। हाँ, फिर सर और 3 बजे सुबह की बात है, जी रात में जी जब उनको पता चला, तो जब हम नेपाल से लौट रहे थे जी तो दिनेश भैया का कॉल मुझे आया था और पूछे कि बाबू तुम ठीक तो हो ना। जी जी तो हम कहीं हाँ भैया मैं ठीक हूँ, लेकिन अंदर से बहुत डरा हुआ था मैं, क्योंकि डर तो लगता ही है ना, क्योंकि अपनों को आदमी टूटते हुए देखा है, अपनों को बर्बाद होते हुए देखा, अपने जनता को परेशान होते हुए देखा है, तो प्रॉब्लम होती है। तो भैया ने फ़ोन किया था मुझे, फिर सुबह में पहुंचा पटना, तो अमरपाली जी का भी कॉल आया था, इनके सक्षरा जी का कॉल आया था। तो है 1-2 लोग, 3 लोग कॉल किए थे, बाकी लोगों किसी का कॉल मुझे नहीं आया था। 1-2 प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं जो कंपनी मालिक हैं, उन लोगों में नहीं किया था मुझे। तो ठीक है, होता है। अगर इंडस्ट्री का सपोर्ट, देखिए एक बात बताएं आपसे, मुझे प्रोफेशनली तरीके से दुनिया दुश्मन नहीं मानती है, मुझे निजी ज़िंदगी में भी मुझे दुश्मन मानती है। ये लोग पता नहीं अब क्या है, बट मैं अपने जीवन में किसी को दुश्मन बनाता नहीं हूँ। सबके अपने जीने का तरीका है, उनको लगता है कि मैं अगर जब तक इस धरती पर रहूँगा उनका अस्तित्व नहीं बनेगा। तो ये मैं यही कहना चाहता हूँ सबसे कि मेरे से ज़्यादा मेहनत करोगे आप तो शायद आपका अस्तित्व बनेगा। और जीवन में कोई भी आदमी अगर मेहनत ज़्यादा करता है तो वो उसी हिसाब से कमाता है। अगर हम ज़्यादा दौड़ेंगे, ज़्यादा तेज़ दौड़ेंगे, ज़्यादा दौड़ेंगे तो हम शायद आधे घंटे में 5 किलोमीटर पहुँचेंगे। तो आप जब पैदल चल के सोच रहे हो कि आधे घंटे में 5 किलोमीटर पहुँच जाएँ, तो शायद संभव नहीं है। आपको तो दौड़ना पड़ेगा, और मैं दौड़ने वाला आदमी हूँ। अगर आपके अंदर वो क्षमता है तो मुझे दौड़ कर मुझे हराइए, वर्क करके हराइए। हरास करके मुझे हराना ठीक है, थोड़ी तकलीफ़ होती है मुझे कि सब लोग मिल के थोड़ा सा परेशान करते हैं मुझे, कि कोई मेरा साथ नहीं देता, चाहे मेरा गाना आता है तो कोई प्रमोशन नहीं करता, तो मुझे ज़रूरत भी नहीं होती है। हमारी टीम इतनी मजबूत है, हमारे लोग इतने मजबूत हैं, हमारी जनता हमें इतना मोहब्बत देती है कि हमें बाकी किसी स्टार की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अच्छी बात है, वो अगर मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं तो मुझे उसे दुख भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जब आप बड़े होते हैं तो प्रॉब्लम आपको हर जगह से होती ही है, और बचा के खुद को ही चलना पड़ता है, क्योंकि दुनिया आपको नहीं बचाएगी। और जिनको पता है कि भाई जब तक खेसारी लाल यादव ऐसे ही दौड़ता रहा तो शायद हम रेस के घोड़ा नहीं बन पाएंगे। और मैं जब से इस धरती पे आया हूँ तब से मैं दौड़ ही रहा हूँ, और मुझे फील्ड नहीं मिली, मैं फील्ड बनाते गया, दौड़ते गया। मेरे पास कोई रस्सी नहीं थी, फिर भी मैं लगाम रखा अपने हाथ में। मेरे पास कोई घोड़ा नहीं था, फिर भी मैं एक रेस का घोड़ा बन गया। क्योंकि मेरे पास घोड़ा नहीं था तो मुझे लगा कि घोड़ा खरीद के तो नहीं बना जा सकता है, खुद ही घोड़ा बन जा बेटा, पूरी दुनिया तुम्हें देखेगी। और मैं घोड़े की तरह हर रेस में दौड़ता हूँ, और मुझे मज़ा आता है दौड़ने में। सही बात है सर कि खुद के मुकाम बनाते जाना और अपने लिए कुछ बड़ा करना और लाखों लोग का प्यार मिलना सर बड़ी चीज़ होती है, जिसका क्रेडिट सर आपको जाता है। सर इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी लाखों करोड़ों फैंस लगातार आपको दुआएं देते रहे, प्यार देते रहे, उन फैन के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जनता एक पत्थर को भी विश्वास में लेके भगवान बना लेती है। तो हमें उन मुर्दों से कोई सपोर्ट नहीं चाहिए जिनके पास आत्मा ही नहीं है। हमें तो ज़िंदा लोगों से सपोर्ट मिलता है, जो मेरे लिए भगवान है। वो मेरे लिए पत्थर हैं लेकिन मेरे विश्वास हैं। वो मेरे पास नहीं है
बट मेरी आत्मा में है। वो मेरे से दूर हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उनके बहुत करीब हूँ। वो कितना प्यार करते हैं। मैं खेलता हूँ तो उनके गोद में खेलता हूँ, ये महसूस करता हूँ मैं